हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटेल गुरुजी। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। श्वसन तंत्र आखिर है क्या? आमतौर पर अगर हम किसी को भी पूछें तो वो यह कहेंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ने की जो क्रिया है वो श्वसन कहलाती है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन का एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि श्वसन एक बहुत ही बृहत एवं जटिल प्रक्रिया है जो कि सजीवों के शरीर में संपन्न होती है। तो हम जो है मनुष्यों में श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन है क्या। तो श्वसन की अगर परिभाषा देखें सिंपल वे में, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और इस ऑक्सीकरण के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, साथ ही साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वह श्वसन कहलाती है। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऊर्जा तो हमको भोजन से मिलता है, पाचन तंत्र में हमने पढ़ा है। तो पाचन तंत्र में भोजन का पाचन होता है जटिल अणुओं का सरल अणुओं में, लेकिन उस पचे हुए भोजन से ऊर्जा जो बनने की जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, वो श्वसन क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो आइए जानें कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या। जो श्वसन है इसके लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सहायक अंग पाए जाते हैं। इन सभी अंगों में सबसे प्रमुख अंग होता है फेफड़ा। तो ये जो पूरे अंग हैं इन्हीं को श्वसन तंत्र कहा जाता है। इसके सभी अंगों को, जिसमें हमारे नाक, ग्रसनी, हमारी जो श्वसन नली है, फेफड़ा है, डायफ्राम है इत्यादि इसमें शामिल है। तो ये जो पूरी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला जो होता है बाह्य श्वसन, दूसरा गैसों का आदान प्रदान और तीसरा होता है अंतःकोशिकीय श्वसन। तो इस प्रकार से ये 3 चरणों में संपन्न होती है। श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है। जब श्वसन की जो क्रिया है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। यानी कि ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है उसके लिए ऑक्सीजन जो है अनिवार्य होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तब इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, जो भोजन से ऊर्जा बनने की जो प्रक्रिया है, वो बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही संपन्न हो जाती है, तब इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ये दोनों प्रकार की जो श्वसन है वो अलग अलग जीवों में होती है। अगर हम देखें तो मनुष्यों में ये दोनों प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। सामान्य तौर पर वायवीय श्वसन होता है, लेकिन कुछ समय थोड़ी देर के लिए अवायवीय श्वसन भी संपन्न होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा के द्वारा हम जो है कार्य करते हैं। तो जब कभी हम बहुत ज़्यादा कार्य करने लगते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस समय हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा श्वसन की गति जो है बढ़ जाती है। फिर भी ये जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त नहीं होता है, जिसके कारण से हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमारे जो मांसपेशियों में भोजन का बिना ऑक्सीजन के ही उस भोजन से ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। यानी कि बिना ऑक्सीजन के ही वहाँ पर श्वसन की क्रिया संपन्न होने लगती है, जिससे कि हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा जो है उस कार्य को करने के लिए मिल सके। ये जो अवायवीय श्वसन है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन की जो क्रिया होती है वह बहुत ही कम समय के लिए ही हो पाती है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा तेज़
काम करते, बहुत ज़्यादा फास्ट गति से हम काम करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो काम है हम बहुत ज़्यादा देर तक लगातार नहीं कर पाते हैं। हमारे मांसपेशियों में थकावट होने लगती है, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन के कारण से वहाँ पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जो कि हमारे मांसपेशियों में थकावट जो है का कारण होता है। तो आइए अब आगे इस पर हम बात करते हैं, हमारे जो पूरे श्वसन तंत्र है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मनुष्यों में श्वसन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मनुष्यों में जो श्वसन का जो पहला चरण है वह कहलाता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, इसका मतलब यह होता है कि वायुमंडल में जो उपस्थित जो गैस है, ऑक्सीजन गैस, इसका इस्तेमाल हम श्वसन के लिए करते हैं, उस गैस का हमारे शरीर में अंतर्ग्रहण करना, यानी कि श्वास के द्वारा हवा को शरीर के अंदर ले जाना, और शरीर के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या और अन्य जो गैस हैं उनको बाहर निकालना, ये जो है बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, यह जो है बाह्य श्वसन कहलाता है। तो सांस लेना और सांस छोड़ना इसे श्वासोच्छ्वास भी कहते हैं। अब इसमें देखेंगे हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से जो प्रमुख जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं श्वसन क्रिया के दौरान ये हमारे शरीर के अंदर जाता है फेफड़ों तक। लेकिन उन सभी गैसों में से मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग हमारे जो शरीर है वो फेफड़ा जो है उसका उपयोग करता है। तो हमारे वायुमंडल में जो प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, वो होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है 0.03% होती है। तो इसमें से जो ऑक्सीजन 21% होता है वह 17% जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल नहीं होता, केवल ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम ध्यानपूर्वक अगर इसमें देखें तो प्रमुख रूप से जब सांस लेते हैं उस समय वायु की जो मात्रा है वो नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.03% होती है, और श्वास छोड़ते समय इसकी जो मात्रा है इसमें बदलाव हो जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है, ऑक्सीजन गैस की मात्रा में यहाँ पर बदलाव हो जाता है। यहाँ पर सांस छोड़ते समय इसकी जो प्रतिशत है वह 17% हो जाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़कर 4% हो जाती है। साथ ही साथ हमारे शरीर से सांस छोड़ते समय जल वाष्प भी बाहर निकलते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ठंड के दिन में या जब हम किसी कांच को साफ़ करने के लिए कई बार अपने मुंह से भाप जो वाष्प है वो बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पर उनको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वायु की मात्रा सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान होता है। यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि सांस को अंदर ले जाना केवल अंतः श्वसन कहलाता है, और सांस को छोड़ना उच्च श्वसन कहलाता है। इसी को निश्वसन और निःश्वसन भी कहते हैं। सांस को अंदर ले जाना निश्वसन और सांस को बाहर छोड़ना निःश्वसन कहते हैं, और सांस लेना और छोड़ना दोनों को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बाह्य श्वसन कहा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर हम बात करें तो वो जो है 1 मिनट में जितने बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है उसको एक श्वसन कहा जाता है, एक श्वास कहा जाता है। तो अगर हम इसकी संख्या देखें तो एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 15 से 18 बार औसत सांस लेना और सांस छोड़ना, जिसे श्वसन दर कहा जाता है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो श्वसन दर है वो 15 से 18 के बीच होना चाहिए। और यही जो प्रक्रिया है जब हम
बहुत ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी जो दर है वो बढ़कर 25 के आसपास हो सकती है प्रति मिनट। तो आगे हम बात करते हैं श्वसन तंत्र के। आखिर ये पूरी जो तंत्र है वो सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा जो श्वसन तंत्र के जो अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, आइए हम इसको विस्तार से जानें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे जो श्वसन तंत्र है उसमें जो प्रमुख अंग है, सबसे प्रमुख अंग जो होता है फेफड़ा होता है, फिर डायफ्राम होता है, फिर बाकी अन्य होता है। तो जो शुरुआत जो होती है श्वसन की जो शुरुआत होती है वो हमारे नाकों के द्वारा होता है। तो नाक के द्वारा जो है सांस को अंदर लिया जाता है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम सांस केवल नाक से ही क्यों लेते हैं, मुंह से क्यों नहीं लेते, जबकि हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देंगे कि हमारे नाकों में बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये जो बाल होते हैं वो हमारे जो वातावरण होते हैं उसमें बहुत सारे धूल कंकड़ होते हैं, उन धूल कंकड़ को छानने का काम करता है। यानी कि ये हमारे एक प्रकार का फिल्टर का काम करता है, जो हमारे वायु को, हमारे जो वायुमंडल के जो वायु हैं, हमारे आसपास के जो वायु हैं, उन वायु को ये फिल्टर करता है और फिल्टर करके हमारे नाक के अंदर प्रवेशित करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे, आपने महसूस किया होगा कि हमारे जो नाक है उसमें एक तरल चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। ये तरल चिपचिपा पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है श्वसन प्रक्रिया में। ये जो तरल जो पदार्थ होता है वह भी वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कंकड़ होते हैं जो श्वसन के दौरान हमारे नाक में प्रवेश कर जाता है, वो उसको अंदर जाने नहीं देता, वो चिपक जाता है, उसी में चिपक जाता है और अंदर आने नहीं देता, उसको जाने नहीं देता। इस प्रकार से ये जो दोनों है फिल्टर करने का कार्य करता है। अब उसके बाद हवा जो है, वायु जो है, वो धीरे धीरे नीचे आता है, नीचे जो है ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी में प्रवेश करने के बाद ये जो हवा है वो आगे नीचे की ओर प्रवेश करता है। यहीं पर जो श्वसन नली होता है, इस श्वसन नली में एक प्रमुख अंग पाया जाता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ये जो एपिग्लॉटिस होता है, यहीं से हमारी जो सांस नली है और भोजन नली दोनों अलग अलग होती है। हालांकि अगर हम ऐसा फील करें तो हमको लगता है कि सांस लेने की नली और भोजन की नली दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जो भोजन की नली है यहाँ एपिग्लॉटिस से अलग हो जाती है और सांस लेने की जो नली है वो अलग हो जाती है। जब हम सांस लेते रहते हैं सामान्य समय में, तो हम हमेशा सांस लेते रहते हैं, तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो खुला रहता है। तो जब भी हम कोई भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो खाने लगते हैं, तो यह जो एपिग्लॉटिस है वो हमारे श्वास नली को बंद कर देता है और वो जो भोजन है वो हमारे भोजन नली में अंदर में प्रवेश करने लगता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी हम कुछ खा पी रहे हों तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो जब हमारा ध्यान कहीं और होता है या कोई हंसी मजाक जैसी बातें हो जाती है, तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो श्वास नली को बंद नहीं कर पाती है, जिसके कारण से जो खाने की जो वस्तुएं हैं वो हमारे श्वास नली की ओर जाने लगता है, जिसके कारण से हमारा जो फेफड़े में जो हवा रहता है वो तेज़ी के साथ उस खाने को बाहर फेंकता है, जिसके कारण से हमें जो है खांसी या खाना जो है अटकने जैसी हमें देखने को मिलता है। तो इसके पीछे का कारण यह है। इसके नीचे का जो हिस्सा है, जो उभार युक्त हिस्सा आप देख रहे हैं, वह कहलाता है लायरिंग्स, जिसे स्वरकोश या स्वरयंत्र भी कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसी के कारण से ही हम जो है विभिन्न प्रकार के जो ध्वनियाँ हैं वो निकाल पाते हैं। इस स्वरकोश में बहुत ही झिर्रीदार स्थान होता है, छिद्र होता है, जिससे होकर जो हवा है वह गुजरता है, जिसके कारण से अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं वो निकल पाती है। इसके नीचे का जो हिस्सा आप देखेंगे यह कहलाता है ट्रेकिया,
एक मोटी सी नली होती है और फिर ये जो ट्रैकिया है वो 2 हिस्सों में बट जाती है जो अलग अलग फेफड़े को जाती है। इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो फेफड़ा है वो हमारी जो पसलियां हैं, हड्डी की जो पसलियां हैं उनके अंदर सुरक्षित रहता है। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में कुछ बड़ी होती है। और आप देखेंगे ये जो ट्रैकिया है 2 भागों में बटा है, वह जो क्या कहलाता है, ब्रोंकाई कहलाता है। और ये ब्रोंकाई जो है फिर से आगे चलकर बहुत सारी छोटी छोटी महीन शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इन शाखाओं को ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। उसके बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो आगे चलकर एक छोटी छोटी कुपिका, जो वायु कोश है, वायु कुपिका है, जिसको एल्वेली भी कहते हैं, वहाँ पर ये अब यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया का दूसरा चरण जो है प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों का आदान प्रदान जो है फेफड़ों में ये जो कुपिकाएँ हैं वहाँ पर वायु कोश होता है, उसी के द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पर वायुमंडल से लिया गया सांस के द्वारा ऑक्सीजन जो है कुपिका के माध्यम से अब रक्त की कोशिकाओं में चली जाती है और रक्त की कोशिकाओं में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिका में आ जाती है और ये जो प्रक्रिया है लगातार चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर छोड़ दिया जाता है और ये जो ऑक्सीजन जो रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर ये शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे जो सांस लेने और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके लिए सबसे मददगार जो अंग होता है हमारे श्वसन तंत्र में वह है डायफ्राम। डायफ्राम के कारण से ही हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं, ये स्वतः होता है। तो हमारे जो डायफ्राम में जब खिंचाव होता है, जब ये फैलता है नीचे की ओर, तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वह स्वतः ही हमारे फेफड़ों में आ जाता है। और जब ये डायफ्राम सिकुड़ता है, अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है, तो हमारे जो फेफड़ों में जो गैसें होती है वो स्वतः ही बाहर निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से डायफ्राम का महत्वपूर्ण योगदान होता है सांस लेने और सांस छोड़ने में, श्वसन प्रक्रिया में। अब यहाँ से श्वसन का तीसरा और अंतिम चरण, जिसे अंतःकोशिकी श्वसन कहते हैं, वह जो है प्रारंभ होता है। यह अंतःकोशिकी श्वसन जो है कोशिका में संपन्न होता है और विशेष रूप से कोशिका में पाया जाने वाला एक विशेष कोशिकांग, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, उसमें यह श्वसन की जो प्रक्रिया है वह संपन्न होती है। इसमें जो मौजूद भोजन रहता है वो और रक्त के द्वारा जो लाया गया ऑक्सीजन होता है वो जो है भोजन को विखंडित कर देता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है पूर्ण रूप से संपन्न होती है और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये थी पूरी प्रक्रिया श्वसन तंत्र का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।